Very good evening. Very good evening, students. Hope you are doing well. So today I am going to discuss about crystal field theory. Yeah, as we have discussed in our class, VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और वर्नर्स थ्योरी हम कर चुके हैं. वर्नर्स थ्योरी सबसे पहले आई थी, वो फेल हो गई. उसके बाद हमारे पास आई वीबीटी थ्योरी. वीबीटी थ्योरी भी फेल हुई. कुछ पॉइंट्स को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई. जैसे कि आपको पता है कि जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, क्लास में डिस्कस किया था, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पेयरिंग कराते हैं इलेक्ट्रॉन्स की, और वीक फील्ड लिगेंड पेयरिंग नहीं करा पाते. पेयरिंग होने की वजह से हाइब्रिडाइजेशन कुछ और हो जाती है, और पेयरिंग ना होने की वजह से हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाती है. तो ऐसा क्यों होता है कि कुछ लिगेंड्स पेयरिंग करा पाते हैं, कुछ लिगेंड्स पेयरिंग नहीं करा पाते. तो इसका जो पॉइंट था वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने एक्सप्लेन नहीं किया. क्योंकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती थी कि जो हमारे मेटल आटम है और जो लिगेंड है, जितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा लिगेंड का, उतने ही मेटल आटम की ऑर्बिटल क्या होनी चाहिए, एम्प्टी. आपको पता है कि लिगेंड जब भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा तो वो 2 ही इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, और आपको पता है कि जो एक ऑर्बिटल है वो सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन को कंटेन कर सकती है. तो अगर 6 लिगेंड होंगे तो 6 ऑर्बिटल क्या होनी चाहिए, वैकेंट होनी चाहिए. स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो पेयरिंग हो जाएगी, वीक फील्ड लिगेंड होगा तो पेयरिंग नहीं होगी. तो ये पेयरिंग क्यों हो रही है और क्यों नहीं हो रही, इसका रीज़न वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, जिसको फर्दर एक्सप्लेन किया था आपकी न्यू थ्योरी ने, जिसको हम बोलते हैं बेटा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी. क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एक साइंटिस्ट हॉर्न्स थे और जॉन वेन ब्लैक थे, उन्होंने इस थ्योरी को दिया था. जैसे कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बेटा इसमें लिखा हुआ है, वो कंसीडर करती थी मेटल लिगेंड बॉन्ड को कोवलेंट. आपको पता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड. बट जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है वो कंसीडर करती है इस बॉन्ड को आयनिक. जैसे कि आपको दिख रहा है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो थी वो मेटल लिगेंड बॉन्ड को कोवलेंट कंसीडर करती थी, और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बेटा बॉन्ड को कंसीडर करती है आयनिक. अब ये जो बॉन्ड आयनिक है, आयनिक बॉन्ड आपको पता है, अगर हमारे पास आयनिक कंपाउंड होता है, सपोज करो NaCl है, तो उसमें एक कैटायन होता है और एक क्या होता है बेटा, एनायन. तो जो हमारी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी वो तो बॉन्ड को कोवलेंट कंसीडर कर रही थी, मेटल लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, और जो हमारी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है वो बॉन्ड को कंसीडर करती है आयनिक. आयनिक किस वजह से होता है, आयनिक तब होता है जब एक आपके पास कैटायन होगा और एक आपके पास क्या होगा, एनायन. कैटायन और एनायन अपोजिट चार्जेस के बीच में क्या होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, जिसकी वजह से ये जो बॉन्ड होगा वो कोवलेंट ना होके क्या होगा, आयनिक होगा. जैसे NaCl एक आयनिक कंपाउंड है, उसमें एक कैटायन है और एक क्या है, एनायन. तो जो कैटायन और एनायन है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन है. सो सेम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या कहती है कि आपके जो लिगेंड्स हैं वो तो होंगे एनायन. जैसे अगर लिगेंड एनायन है, क्या हो सकते हैं वो, एग्जाम्पल फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट. ये जितने भी लिगेंड्स है बेटा, ये सारे लिगेंड्स एनायनिक है. पर मैम लिगेंड आपने एक बार ये भी तो बताया था कि न्यूट्रल हो सकते हैं. तो क्या हुआ अगर लिगेंड न्यूट्रल होता है, जैसे अमोनिया और वाटर, ये एक न्यूट्रल लिगेंड है. बट अमोनिया में N है और 3 H है. N ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये आपने +1 में पढ़ा होगा, और H जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है. सो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल कर लेगा. अगर इसने ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल कर लिया बेटा, तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव, और हाइड्रोजन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव. अब आपको पता है कि अमोनिया में और वाटर में डोनर क्या है, अमोनिया में वाटर है नाइट्रोजन, सॉरी अमोनिया में जो डोनर है वो क्या है, नाइट्रोजन, और वाटर में जो डोनर है वो क्या है बेटा, ऑक्सीजन. क्योंकि नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करेगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, और हाइड्रोजन के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज. सिमिलरली ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करेगा, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, और हाइड्रोजन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा बेटा, पॉजिटिव.
सो यहाँ पर O है डोनर और यहाँ पर नाइट्रोजन है डोनर। अब इनके ऊपर तो नेगेटिव चार्ज है। और जो हमारे पास मेटल एटम होता है, जैसे नीचे आपको एग्जाम्पल में विजिबल है कोबाल्ट, कोबाल्ट 3+, कोबाल्ट 3+, इसके ऊपर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। और ये आपके पास है नेगेटिव लिगेंड, ये आपके पास है नेगेटिव लिगेंड। अब ये नेगेटिव लिगेंड जब इसके साथ इंटरैक्ट करेगा तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन, जिस बॉन्ड को हम क्या बोल रहे हैं? आयनिक बॉन्ड। क्लियर? ये तो हो गई आयनिक इंट्रैक्शन। अगर कोबाल्ट 3+ है तो इस मेटल आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब इसके पास कौन आ रहा है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के ऊपर कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। अब कोबाल्ट और नाइट्रोजन के बीच में क्या हो गई? आयन डाइपोल। इसको डाइपोल बोलते हैं, जहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेपरेट हो जाए उसको हम बोलते हैं डाइपोल। और कोबाल्ट के ऊपर 3+ चार्ज है, तो ये वाली जो इंट्रैक्शन होगी वो होगी आयन डाइपोल इंट्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पर जो नेगेटिव एंड होगा लिगेंड का वो अप्रोच करेगा मेटल कैटायन को। तो बेटा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में नेम के अकॉर्डिंग कैटायन और एनायन में क्या होगी? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन बोल रहे हैं। ये आयनिक बॉन्ड भी हो सकता है और आयन डाइपोल इंट्रैक्शन भी हो सकती है, अगर जो डोनर है वो नेगेटिवली चार्ज है और न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। अब आपको पता है कि आपका जो डी सबशेल है, उस डी सबशेल में कितनी ऑर्बिटल्स होती हैं? 5 ऑर्बिटल्स। अगर आपके पास मेटल एटम, जो आपके पास डी ऑर्बिटल है, उसमें आपके पास कितनी, जो डी सबशेल है उसमें आपके पास 5 ऑर्बिटल्स होती हैं। अगर आपका डी ऑर्बिटल आइसोलेटेड है, आइसोलेटेड का मतलब अभी लिगेंड्स ने उसको अप्रोच नहीं किया है, अभी लिगेंड्स ने उसको अप्रोच नहीं किया, इसीलिए हमने उसको बोल दिया आइसोलेटेड। अगर वो आइसोलेटेड मेटल एटम है या फिर आयन है, तो उन डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या रहेगी? सेम। सेम एनर्जी को हम बोलते हैं बेटा डीजेनरेट। क्या बोलते हैं? डीजेनरेट। अगर उसकी एनर्जी सेम रहेगी तो सेम एनर्जी को ही हम बोलते हैं डीजेनरेट। अगर मेटल एटम सिंगल है, अभी आइसोलेटेड है, लिगेंड्स ने अभी उसको अप्रोच नहीं किया, तो जो एनर्जी है वो क्या रहेगी? सेम। सेम एनर्जी को हम बोलते हैं डीजेनरेट। अभी वो ब्रेक नहीं होंगे, ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होगी। ये डीजेनरेसी सेम रहेगी अगर आपके पास लिगेंड स्फेरिकली अप्रोच कर रहे हैं। आपको पता है मैथ्स में जो स्फीयर होता है ना, सेंटर से जो उसका डिस्टेंस होगा वो सेम रहेगा। स्फीयर इज अ 3D स्ट्रक्चर। स्फीयर में सेंटर से जो डिस्टेंस होगा, सपोज करो रेडियस, वो हर पॉइंट पे क्या रहने वाली है? सेम। तो 5D ऑर्बिटल अगर लिगेंड ने अप्रोच नहीं किया, आइसोलेटेड है, सिंगल है, तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी? सेम। और सेम एनर्जी को हम बोलते हैं डीजेनरेट। अगर लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं मेटल एटम को, लिगेंड क्यों अप्रोच करेंगे? क्योंकि जो मेटल एटम है ना, जो हमारे पास मेटल एटम और आयन है, उसके ऊपर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। जैसे कि इस केस में कोबाल्ट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, 3 पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज की तरफ ही तो नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट होगा, तो एनायन जो लिगेंड है वो अट्रैक्ट होंगे पॉजिटिव चार्ज की तरफ। और इस केस में जो डोनर है वो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन डोनर है, तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और आयन डाइपोल इंट्रैक्शन के थ्रू ये कोबाल्ट की तरफ अट्रैक्ट होगा लिगेंड। सो अगर वो आइसोलेटेड है तो 5 की 5 ऑर्बिटल्स की सेम एनर्जी है डी सबशेल के। अगर उसको मेटल एटम को लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं, अगर वो स्फेरिकली अप्रोच कर रहे हैं, यानी लिगेंड्स का जो डिस्टेंस है मेटल एटम से वो क्या है? सेम, तब एनर्जी इंक्रीज होगी, पर 5 की 5 ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या रहेगी? सेम। 5 की 5 ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या रहेगी? सेम। अगर फील्ड कैसी है? स्फेरिकल। सपोज एक एग्जांपल से बताती हूँ, देखिए आपको मैंने एक एग्जांपल दिया कोबाल्ट +3। अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ F नेगेटिव जो लिगेंड है वो अट्रैक्ट होगा। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में क्या होगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन। अब ये बॉन्ड आयनिक बॉन्ड है। अगर मेरे पास मॉलिक्यूल ही न्यूट्रल है, तो अगर मॉलिक्यूल न्यूट्रल है उसमें नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और इसके ऊपर कैसा है? पॉजिटिव चार्ज, तब भी मेटल एटम और इस नेगेटिव चार्ज के बीच में क्या होगी? आयन डाइपोल अट्रैक्शन।
आयन डाइपोल इंट्रैक्शन। सपोज अभी लिगेंड सिंपल फ्री है, कोबाल्ट +3। पहले तो एक बात बताओ बेटा, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होने वाली है, आर्गन 3d7 4s2। जैसा मैंने आपको क्लास में बताया था, जो 7 है वो डी के ऊपर इलेक्ट्रॉन मान के डी में क्या आ जाएगा 7, और जो 2 है क्योंकि एस सब शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन कंटेन हो सकते हैं तो 4s2 होगा। ठीक है बच्चे, अब मेरे पास जो इलेक्ट्रॉन्स है 7 + 2 कितने इलेक्ट्रॉन्स है मेरे पास, 9 इलेक्ट्रॉन्स। अब जो कोबाल्ट है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, इसका मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दिया। मेरे पास टोटल 9 इलेक्ट्रॉन है। अगर 3 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया तो पहले तो 4th शेल में से जाएंगे, फिर कौन सी शेल में से इलेक्ट्रॉन्स लूज होंगे, 3 शेल में से। तो यानी मैम ये बचेगा 3d6। टोटल इलेक्ट्रॉन 9 है, उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन्स उसने लूज कर दिए, तभी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +3। तो बचा क्या आपके पास, आर्गन 3d6 4s0। अब कोबाल्ट +3 है, नो डाउट इसके ऊपर +3 चार्ज है, तभी लीगेंड इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, तभी लीगेंड इसको अप्रोच करेगा और बॉन्ड बनाएगा। बट अगर मैं इसकी 3d सब, अब देखो बेटा थर्ड क्या बता रहा है आपको, शेल, और थर्ड शेल में कौन सी सब शेल है, डी सब शेल। आपको पता है डी सब शेल में कितनी ऑर्बिटल होती हैं, 4s तो एम्प्टी है, पर डी सब शेल में कितनी ऑर्बिटल होती है, 5। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 ऑर्बिटल है। और इन 5 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। सो 1 2 3 4 5 6। नो डाउट कोबाल्ट के ऊपर +3 चार्ज है, लीगेंड इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, पर लीगेंड के ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर बेशक लीगेंड न्यूट्रल है, पर डोनर कौन है इसमें, नाइट्रोजन, और उसके ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। तो डी, अब कोबाल्ट +3 है, लीगेंड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, पर इसकी डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। सो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में भी तो रिपल्शन होगी। जो इलेक्ट्रॉन आपके डी ऑर्बिटल में प्रेजेंट है और जो इलेक्ट्रॉन आपके पास लीगेंड लेके आ रहा है, उन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या होगी, रिपल्शन। तो यही पॉइंट मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया था। यहाँ पर क्या कहा था कि 5d ऑर्बिटल्स हैं, अगर उसको लीगेंड अप्रोच नहीं कर रहे तो डी ऑर्बिटल की एनर्जी सेम रहती है, पर अगर लीगेंड अप्रोच करते हैं स्फेरिकली, स्फेरिकली मीन्स लीगेंड अब सेम डिस्टेंस पर है, जितने भी मान लो 6 लीगेंड अगर उसको अप्रोच कर रहे हैं, 6 नेगेटिव लीगेंड अप्रोच कर रहे हैं, तो उनका डिस्टेंस मेटल एटम से सेम है, तो एनर्जी इंक्रीज होगी। एनर्जी इंक्रीज क्यों हो रही है, क्योंकि कोबाल्ट 3+ में 6 इलेक्ट्रॉन तो हैं और लीगेंड भी अपने साथ क्या लेके आ रहा है, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से एनर्जी इंक्रीज करेगी। क्लियर है। अगर ये जो अप्रोच है, अगर लीगेंड जो अप्रोच कर रहे हैं वो ऑक्टाहेड्रली अप्रोच कर रहे हैं, अब एक स्पेसिफिक ज्योमेट्री में अप्रोच कर रहे हैं, या तो ऑक्टाहेड्रली अप्रोच करेंगे या फिर कैसे अप्रोच करेंगे, टेट्राहेड्रली। तो बेटा अगर लीगेंड ऑक्टाहेड्रली अप्रोच करेंगे ना, अगर लीगेंड ऑक्टाहेड्रली अप्रोच करेंगे तब क्या होगा, तब जो हमारे डी ऑर्बिटल है वो स्प्लिट कर जाएगा। जो डी ऑर्बिटल है उसकी क्या हो जाएगी, स्प्लिटिंग। डी ऑर्बिटल की क्या हो जाएगी, स्प्लिटिंग। यानी अब 5 के 5 डी ऑर्बिटल की एनर्जी सेम नहीं रहने वाली, कुछ ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ जाएगी और कुछ ऑर्बिटल की एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कुछ ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ जाएगी और कुछ ऑर्बिटल की एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, अगर लीगेंड ऑक्टाहेड्रली या टेट्राहेड्रली अप्रोच करेगा। अब यहाँ मैं समझाना चाहूँगी कि जो 5 ऑर्बिटल हैं उनकी एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ता है अगर जो लीगेंड है वो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनाकर अप्रोच करता है। सपोज करो ये मेटल एटम है, M इज फॉर मेटल एटम। बेटा मेटल एटम के ऊपर कैसा चार्ज है, प्लस चार्ज, और लीगेंड के ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। ये एक्सिस दिखाई हुई, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। आपको 3 एक्सिस विजिबल होंगी, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये क्या है बेटा, जेड एक्सिस। अब आपको इसमें दिख रहा है कि जो लीगेंड है ना वो एक्सिस पर आ रहे हैं, जो लीगेंड है वो एक्सिस के थ्रू अप्रोच कर रहे हैं। अब आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि जो डी ऑर्बिटल होती है उस 5 होती हैं, एक होती है डी एक्स वाई, एक होती है डी वाई जेड, एक होती है डी जेड एक्स,
एक होती है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक क्या होती है डी जेड स्क्वायर। डी ऑर्बिटल हमारे पास 5 होती हैं और एक डी एक्स वाई, एक डी वाई जेड है, एक डी जेड एक्स है और एक डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक डी जेड स्क्वायर है। ज़रा डी एक्स वाई को देखिए, अगर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है तो ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये कहाँ पर लाई कर रही हैं बेटा, एक्सिस के बीच में लाई कर रही हैं। डोंट गेट कंफ्यूज विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन, इससे कंफ्यूज मत होना। ये एक फेज को रिप्रेजेंट करता है ऑर्बिटल के, क्योंकि ऑर्बिटल एक 3 डायमेंशनल स्पेस है, आपने 11th में पढ़ा है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन को पाए जाने की प्रोबेबिलिटी इज मैक्सिमम। सो ये जो ऑर्बिटल है, जो डी एक्स वाई ऑर्बिटल है, वो डी एक्स वाई ऑर्बिटल आपकी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में लाई कर रही है। सिमिलरली अगर डी वाई जेड है, ये वाई एक्सिस हो गई और ये कौन सी एक्सिस हो गई, जेड एक्सिस। ये ऑर्बिटल्स भी एक्सिस के बीच में लाई कर रही है। सिमिलरली जो डी जेड एक्स है बेटा, वो भी एक्स और जेड एक्सिस के बीच में लाई कर रही है। हाँ, पर जो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है मैम, वो एक्सिस पर लाई कर रही है। और डी जेड स्क्वायर जो है, अगर ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है, तो ये कौन सी एक्सिस पर लाई कर रही है बेटा, ये जेड एक्सिस पर लाई कर रही है। सो 3 ऑर्बिटल तो एक्सिस के बीच में लाई करती हैं। वो कौन कौन सी ऑर्बिटल हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, ये एक्सिस के बीच में लाई करती हैं। और कुछ जो ऑर्बिटल हैं बेटा, जैसे कि आपके पास एक ऑर्बिटल है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक ऑर्बिटल है आपके पास डी जेड स्क्वायर, ये एक्सिस पर लाई करती हैं। ये एक्स एक्सिस पर लाई कर रही है, ये वाई एक्सिस पर, और ये किस एक्सिस पर लाई कर रही है, जेड एक्सिस पर। ये जो मेरा डायग्राम है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो मेरे लीगेंड है वो अप्रोच कर रहे हैं एक्सिस से। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में मेरे जो लीगेंड है वो अप्रोच कर रहे हैं एक्सिस के थ्रू। एक रिप्रेजेंटेशन में आपको बताती हूँ। यहाँ पर मैंने एक फॉरगेट अबाउट दिस, मैंने यहाँ पर एक मेटल एटम लिया है, सेंट्रल मेटल एटम। अगर ये ऑक्टाहेड्रल है तो इसके पास कितने लीगेंड है, 6, 1 2 3 4 5 6। अब मैंने कहा कि जो लीगेंड है वो एक्सिस पर अप्रोच कर रहे हैं। अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये कौन सी एक्सिस होगी बेटा, जेड। अब जरा आप ध्यान से सुनना, आप मैथ्स के स्टूडेंट हो तो आपको पता है कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। यहाँ मैंने एक एक्स एक्सिस दिखाई है, यहाँ मैंने क्या दिखाई है, वाई एक्सिस। तो जेड एक्सिस कहाँ होगी, जेड एक्सिस ऐसे होगी परपेंडिकुलर, जेड एक्सिस ऐसे होगी परपेंडिकुलर। ये एक्स है, ये वाई है, ये दोनों परपेंडिकुलर, और जेड एक्सिस कुछ इस टाइप से होगी जो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगी। क्योंकि 3 डायमेंशनल है, मैं यहाँ पर 2D प्लेन में उसको शो नहीं कर सकती। अब मैंने यहाँ पर ये 4 स्केच पेन लिए हैं और इनको मैं ना एक्सिस, इनको मैं ऑर्बिटल्स बनाऊंगी। आपको पता है कि मैंने अभी अभी आपको बताया कि डी एक्स वाई ऑर्बिटल, डी एक्स जेड ऑर्बिटल और डी वाई जेड ऑर्बिटल एक्सिस के बीच में लाई करती हैं। अगर ये ऑर्बिटल हैं तो ध्यान से देखिए, ये ऑर्बिटल्स अगर बेटा आपको क्लियर हो रहा होगा कि, गिव मी अ सेकेंड, 1 मिनट। देखो बेटा, ये जो ऑर्बिटल हैं, ये 4 स्केच पेन क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऑर्बिटल को। ये जो ऑर्बिटल हैं, चारों की चारों ऑर्बिटल एक्सिस के बीच में लाई कर रही है। और जो मेरा लीगेंड एटम है वो अप्रोच कर रहा है एक्सिस के थ्रू। सपोज दिस इज अ लीगेंड, ये लीगेंड है, ये एक्सिस के थ्रू अप्रोच कर रहा है ऐसे, ये एक्सिस के थ्रू अप्रोच कर रहा है ऐसे। अब क्योंकि ये ऑर्बिटल बीच में लाई कर रही हैं, अब ऑर्बिटल्स में तो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, आपको पता है एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, 2। तो अगर ऑर्बिटल से वो अगर वो एक्सिस के थ्रू अप्रोच कर रहा है लीगेंड, और ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और लीगेंड तो है ही नेगेटिवली चार्ज, तो उसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, बट वो एक्सिस के थ्रू अप्रोच कर रहा है, तो रिपल्शन क्या है, मिनिमम। रिपल्शन ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये ऑर्बिटल कहाँ पर लाई कर रही है, एक्सिस में लाई कर रही है। और लीगेंड अप्रोच कहाँ से कर रहा है, एक्सिस के थ्रू अप्रोच कर रहा है। सपोज करिए अगर मेरे पास कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर है, अब ये ऑर्बिटल मैं बना रही हूँ डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। जो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल थी, मैंने अभी अभी आपको बताया, ये प्लस साइन से बन जाएगी बेटा। तो ये जो ऑर्बिटल है वो एक्सिस पर लाई करती है, ध्यान से देखिए, जस्ट गिव मी अ मिनट।
ये आपके मैंने रिप्रेजेंट कर दी डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल। इसको क्या रिप्रेजेंट कर दिया हमने, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल के बना के इसको रिप्रेजेंट किया प्लस साइन। मेरा जो लिगेंड है वो एक्सिस के थ्रू अप्रोच कर रहा है। अब एक्सिस पे उसको कौन मिल रही है, ये लिगेंड है, ये लिगेंड है। अब उसको एक्सिस पर क्या मिल रही है, जहां से भी वो एक्सिस से अप्रोच कर रहा है बेटा, उसको एक्सिस पर कौन सी ऑर्बिटल मिल रही है, यहाँ से अगर वो आता है एक्सिस से तो भी उसे एक ऑर्बिटल मिल रही है, और अगर वो इस एक्सिस के थ्रू आता है एक्स एक्सिस के थ्रू तब भी उसे क्या मिल रही है, एक ऑर्बिटल मिल रही है। ये नेगेटिव चार्ज है, ये ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन को कंटेन करती हैं, ये भी क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव नेगेटिव चार्ज में क्या हो जाएगी, रिपल्शन ज़्यादा होगी। अगर रिपल्शन ज़्यादा होगी तो एनर्जी क्या कर जाएगी, इंक्रीज। तो इसका मतलब जो ऑर्बिटल्स एक्सिस पर लाई कर रही हैं उनकी एनर्जी तो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और जो ऑर्बिटल्स एक्सिस के बीच में लाई कर रही हैं उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डिक्रीज। इस पूरी अप्रोच को मैंने इस डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन किया, ध्यान से देखिएगा। इज दिस विजिबल, यस, नाउ इट इज विजिबल। देखो बेटा, मेटल डी ऑर्बिटल, पहले मेटल डी ऑर्बिटल फ्री मेटल आयन का मतलब अभी उसको लिगेंड ने अप्रोच करना स्टार्ट नहीं किया है, तो ये पांचों की पांचों ऑर्बिटल की एनर्जी क्या है, सेम। अगर एनर्जी सेम होती है तो उसको बोलते हैं हम डीजनरेट ऑर्बिटल्स, सेम एनर्जी होने की वजह से। अब जब लिगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं ना, तो जब लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं तो वो अप्रोच कर रहे हैं स्फेरिकली। कैसे अप्रोच कर रहे हैं, स्फेरिकली। अगर स्फेरिकली अप्रोच करते हैं तो हर लिगेंड का डिस्टेंस मेटल एटम से क्या होता है, सेम। हर लिगेंड का डिस्टेंस मेटल एटम से सेम होगा तो जो रिपल्शन होगी वो सारी जगह सेम ही लगेगी, क्योंकि आपको पता है मेटल एटम भी क्या कंटेन करके रखता है, इलेक्ट्रॉन को। कोबाल्ट +3 की अगर बात करूं तो उसमें 6 इलेक्ट्रॉन है। तो एनर्जी इंक्रीज हुई पर अभी भी ऑर्बिटल्स क्या हैं, डीजनरेट, क्योंकि जो रिपल्शन है वो सेम है। पर अगर यही ऑक्टाहेड्रली जनरेट कर ऑक्टाहेड्रली अप्रोच करता है तो ऑक्टाहेड्रली अप्रोच करेगा। तो अगर ऑर्बिटल डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है और डी जेड स्क्वायर है तो लिगेंड एक्सिस से अप्रोच करता है, और यहाँ पर रिपल्शन क्या होगी, ज़्यादा होगी। रिपल्शन ज़्यादा होगी तो इसकी एनर्जी इंक्रीज हो गई। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड एक्सिस के बीच में लाई करती हैं और लिगेंड अप्रोच कर रहा है एक्सिस के थ्रू, तो यहाँ पर रिपल्शन कम होगी। रिपल्शन कम होगी तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम। इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम। इसका बेस्ट जो अभी अभी आपको बताया, इसका बेस्ट एग्जाम्पल एनसीईआरटी रिप्रेजेंट करता है। देखिए ध्यान से, ये उसने 5 ऑर्बिटल्स दिखा रखे हैं जिनकी एनर्जी क्या है, सेम है। ये जो एरो है ये बता रहा है कि एनर्जी ऊपर की तरफ क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। एक्स वाई जेड इसने परपेंडिकुलर एक्सेस दिखाई। पहले उसने ये दिखाया मेटल एटम फ्री था, उसको किसी लिगेंड ने अप्रोच नहीं किया। फिर मेटल एटम को लिगेंड ने अप्रोच किया, पर जो फील्ड है, जो इंट्रैक्शन है वो स्फेरिकल है। स्फेरिकल है नो डाउट। अब लिगेंड और मेटल एटम के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन होगी, इसीलिए इसकी एनर्जी इंक्रीज करी है। पर लिगेंड इक्वल डिस्टेंस पर अप्रोच कर रहे हैं तो ये एनर्जी अभी भी ऑर्बिटल की क्या होगी, सेम। अभी भी ऑर्बिटल्स की पांचों के पांचों ऑर्बिटल की एनर्जी क्या रहने वाली है, सेम, अगर स्फेरिकली भी लिगेंड अप्रोच करते हैं, क्योंकि डिस्टेंस लिगेंड का मेटल एटम से क्या है, सेम। अब जब मेटल एटम को लिगेंड ऑक्टाहेड्रली अप्रोच करेंगे ना बेटा, ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है। यहाँ से सपोज दिस इज जेड एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, तो लिगेंड जो है वो एक्सिस के थ्रू अप्रोच कर रहे हैं। तो एक्सिस पर कौन सी ऑर्बिटल्स लाई करती हैं, एक्सिस पर तो 2 ऑर्बिटल्स लाई करती हैं, एक डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक डी जेड स्क्वायर। तो क्योंकि लिगेंड एक्सिस के थ्रू अप्रोच कर रहे हैं और ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इन एक्सिस पर लाई करने वाली ऑर्बिटल्स की जो रिपल्शन है उनमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, और लिगेंड के बीच में जो रिपल्शन है वो ज़्यादा होगी। इसीलिए ये क्या हो गई, जैसे अगर ये 5 डीजनरेट ऑर्बिटल हैं, इनकी एनर्जी सेम है, बट जैसे ही लिगेंड अप्रोच करेंगे 2 ऑर्बिटल की एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि वो एक्सिस पर लाई कर रही हैं और लिगेंड एक्सिस पर अप्रोच कर रहे हैं, तो इनकी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। और जो 3 डी ऑर्बिटल्स हैं इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ये जो ऑर्बिटल्स हैं वो एक्सिस के इन बिटवीन लाई कर रही हैं।
तो ये 3 ऑर्बिटल की एनर्जी नीचे हो जाएगी और 2 ऑर्बिटल की एनर्जी अप हो जाएगी, क्योंकि dx² - y² dz² एक्सिस पर लाई कर रही है। एक्सिस पर लाई करने से लिगेंड भी एक्सिस के थ्रू अप्रोच कर रहे हैं। लिगेंड में भी इलेक्ट्रॉन है और मेटल एटम में भी इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होगी, एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। dxy dxz dyz, मैम नो डाउट इलेक्ट्रॉन्स इसमें भी हैं, पर ये जो ऑर्बिटल्स हैं वो एक्सिस के बीच में लाई कर रही हैं और लिगेंड जो है वो एक्सिस के थ्रू अप्रोच कर रहे हैं। तो इसमें जो रिपल्शन होगी वो कम होगी, तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बैरी सेंटर क्या होता है, अब जब आपके एवरेज एनर्जी को क्या बोलते हैं, बैरी सेंटर। अगर आपके जो मेटल एटम को लिगेंड स्फेरिकली अप्रोच करते हैं ना, तो जो वो एनर्जी होती है उस एवरेज एनर्जी को हम बोलते हैं बैरी सेंटर। जब ऑक्टाहेड्रली अप्रोच करेंगे तो लिगेंड जो 5 ऑर्बिटल हैं, जब लिगेंड ऑक्टाहेड्रली अप्रोच करेंगे तो इन 5 ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग हो जाएगी। 2 ऑर्बिटल ऊपर चली जाएंगी और 3 ऑर्बिटल्स जो है वो आपकी नीचे आ जाएंगी। सो जो 3 ऑर्बिटल्स नीचे आती हैं, T3 को हम T से रिप्रेजेंट करते हैं, और कितनी ऑर्बिटल नीचे आ रही हैं, 3 ऑर्बिटल नीचे आ रही हैं, तो इसको बोलते हैं हम T2G। क्लियर? इधर देखिए इस फिगर में 3 ऑर्बिटल नीचे आ रही हैं, dxy dyz dxz, तीनों ऑर्बिटल नीचे आ रही हैं, तो इसको बोलते हैं हम T2G। 2 ऑर्बिटल ऊपर जा रही हैं तो इसको बोलते हैं हम Eg, इसको बोलते हैं हम Eg एनर्जी लेवल, और इसको बोलते हैं हम T2G एनर्जी लेवल। क्लियर? टोटल ऑर्बिटल कितनी है बेटा, टोटल ऑर्बिटल है आपके पास, टोटल ऑर्बिटल है 5। जस्ट अपोजिट कर दो, डिवाइड बाय 5। नीचे कितनी ऑर्बिटल आ रही है बेटा, 3 ऑर्बिटल नीचे आ रही हैं। ऊपर कितनी ऑर्बिटल्स आ रही हैं, 2, तो नीचे की जो एनर्जी होगी वो होगी 2/5। आपको जस्ट अपोजिट करना है। और ऊपर की एनर्जी क्या होगी, 3/5। 2 ऑर्बिटल ऊपर जा रही हैं तो उसकी एनर्जी कितनी इंक्रीज होती है, 3/5। और 2 ऑर्बिटल्स, देखो बैरी सेंटर एवरेज एनर्जी को बता रहा है, 2 ऑर्बिटल ऊपर जा रही हैं तो उसकी एनर्जी क्या होगी, 3/5 से इंक्रीज करेगी। डेल्टा नॉट होता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। डेल्टा नॉट क्या होता है बेटा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ये जो डेल्टा है, मैथ्स में हम इस ट्राइंगल को डेल्टा बोलते हैं, और ओ जो है वो ऑक्टाहेड्रल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और डेल्टा ओ क्या है आपके पास, यह है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। सो जो 2 ऑर्बिटल है उनकी एनर्जी 3/5 से इंक्रीज करेगी, और जो 3 ऑर्बिटल नीचे जा रही हैं उसकी एनर्जी 2/5 से क्या करेगी, डिक्रीज। अब आपको पता है 3/5 प्लस 2/5 एलसीएम क्या आएगा, 5, और ऊपर न्यूमरेटर में भी क्या आएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर जो आपके पास बनेगा वो क्या बनेगा, डेल्टा नॉट। हुआ क्या, आई रिपीट इट अगेन बेटा, हुआ क्या है इसमें, पहले जो आपकी 5 ऑर्बिटल्स थी, जब मेटल एटम सिंगल था उसको लिगेंड्स ने अप्रोच नहीं किया, मेटल एटम इज फ्री, तो इसकी एनर्जी पांचों की क्या थी, सेम। अब मेटल एटम को लिगेंड अप्रोच करते हैं, बट स्फेरिकल ज्योमेट्री में अप्रोच करते हैं, तो इसकी एनर्जी इंक्रीज होती है, क्योंकि आपको पता है बेटा कि जो मेटल एटम है उसमें भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है और लिगेंड भी इलेक्ट्रॉन लेके आ रहे हैं, तो रिपल्शन की वजह से एनर्जी इंक्रीज करेगी। पर इस सेंटर को क्या बोलते हैं हम, बैरी सेंटर। क्या बोलते हैं, बैरी सेंटर। जो इस एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसकी एवरेज एनर्जी को, उसको बैरी सेंटर बोलते हैं। अगर लिगेंड आपके पास ऑक्टाहेड्रली अप्रोच कर रहे हैं, Ml6 का मतलब क्या है, M मेटल एटम है, उसको 6 लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं ऑक्टाहेड्रली, तो 2 ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या करेगी, इंक्रीज। आपको पता है 3 ऑर्बिटल नीचे जाएंगी, 3 ऑर्बिटल नीचे गई उनको क्या बोलते हैं हम, T2G। 2 ऑर्बिटल बेटा ऊपर आएंगी उसको क्या बोलते हैं हम, Eg। ठीक है, इसकी एनर्जी इंक्रीज किसने से करती है, 3/5 डेल्टा नॉट से। डेल्टा नॉट क्या बता रहे हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल। नीचे जो एनर्जी डिक्रीज कर रही है वो किससे कर रही है, 2/5 डेल्टा ओ से। 3/5 डेल्टा ओ प्लस 2/5 डेल्टा ओ, 5 इज एलसीएम, 3 + 2 किसके इक्वल होगा, 5/5 डेल्टा ओ। 5 से 5 कैंसिल, कितना बन जाएगा ये, डेल्टा ओ। तो ये पूरा जो एनर्जी का डिफरेंस है वो कितना होगा, डेल्टा ओ।
ये डेल्टा ओ क्या बता रहा है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल। तो ये डिफाइन भी पूछी जा सकती है, स्प्लिटिंग ऑफ द डीजनरेट लेवल्स। डीजनरेट लेवल मीन्स पांचों के पांचों की एनर्जी सेम थी पर अब स्प्लिट हो चुके हैं। किसकी वजह से स्प्लिट हो चुके हैं? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिगेंड्स। अगर वो कैसे अप्रोच करते हैं, डेफिनेट ज्योमेट्री में उसको क्या करते हैं, अप्रोच करते हैं। क्लियर है? नाउ मैंने आपको क्लास में एक सीरीज बताई थी जिसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। मैंने इसको एक ट्रिक भी बताई थी याद करने की आपको, कि आई नेगेटिव, ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो थी ये स्टडी करी थी सीएफटी ने, जिसका यूज करके मैंने आपको वीबीटी एक्सप्लेन की थी। अब ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है बेटा? आई नेगेटिव, बी आर नेगेटिव, थायोसाइनेट, क्लोराइड, सल्फाइड, फ्लोराइड, हाइड्रोक्साइड, ऑक्सलेट, H2O, थायोसाइनेट, EDTA, इथाइलिन डाइएमीन टेट्राएसीटेट, एमोनिया, EN क्या होता है, इथाइलिन डाइएमीन, साइनाइड और कोबाल्ट। H2O तक जो लीगेंड होते हैं ना, जो H2O तक आपके पास लीगेंड होते हैं, H2O तक वो लीगेंड होते हैं वीक फील्ड लीगेंड। वो लीगेंड कैसे होते हैं? वीक फील्ड लीगेंड। H2O के आगे जो लीगेंड है वो लीगेंड क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड। अब ये वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड क्या है? अगर लीगेंड स्ट्रॉन्ग है और वो ऑक्टाहेड्रली मेटल एटम को अप्रोच कर रहा है, ऑक्टाहेड्रली अप्रोच करने से जो पांचों की पांचों ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी सेम नहीं रहेगी, उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? स्प्लिट हो जाएगी। किस में स्प्लिट हो जाएगी? Eg और T2G में। तो अगर लीगेंड स्ट्रॉन्ग है तो ये जो गैप है स्प्लिटिंग का, जो गैप है T2G और Eg के बीच में वो ज़्यादा होगा। और अगर लीगेंड वीक है तो ये जो गैप है T2G और Eg की स्प्लिटिंग में वो क्या होने वाला है? कम होने वाला है। क्या होने वाला है? कम। मैंने एक ट्रिक भी बताई थी आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद करने की। वो ट्रिक ये थी, आई होप इट इज विजिबल, यस। एक बार सचिन क्लास से फरार और ऑक्सलेट का पानी से प्यार। यहां से देखिए, आई नेगेटिव, बी आर नेगेटिव, एक बार सचिन क्लास से फरार और ऑक्सलेट, और इसके लिए और ऑक्सलेट का पानी से प्यार, नाचते हुए, दिस इज नाचते हुए उड़ता एमोनिया, नाचते हुए उड़ता एमोनिया इन कनाडा एंड कोलंबो में मिला। साइनाइड और जो आपके पास कार्बोनिल है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड होते हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड होंगे तो T2G और Eg की स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी, और अगर वीक फील्ड लीगेंड होंगे तो इनकी स्प्लिटिंग क्या होगी? कम। बेटा यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल एक्सप्लेन करने हैं। एक्चुअली आपको बताया था जब लीगेंड मेटल एटम को अप्रोच करेंगे, ऑक्टाहेड्रली अप्रोच करेंगे, तो जो आपकी पांचों की पांचों ऑर्बिटल हैं उनकी एनर्जी सेम नहीं होगी, वो स्प्लिट हो जाएंगी। और वो स्प्लिट किस में होगी बेटा? T2G में स्प्लिट होगी। और किस में स्प्लिट होगी? Eg में। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है तो ये स्प्लिटिंग, ध्यान से देखिए, ये अगर आपके पास जो लीगेंड है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है तो स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी। और अगर आपके पास लीगेंड वीक फील्ड लीगेंड है तो स्प्लिटिंग क्या होगी? कम होगी। अब आपके पास एक कंसेप्ट आता है, वो कंसेप्ट होता है पेयरिंग एनर्जी का। पेयरिंग एनर्जी क्या होती है? डेल्टा O, तो मैंने आपको बताया था डेल्टा O क्या है? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल। P क्या होता है आपके पास? पेयरिंग एनर्जी। पेयरिंग एनर्जी क्या होती है? पेयरिंग एनर्जी होती है कि अगर मैं इलेक्ट्रॉन को, यहाँ पे देखिएगा, इज दिस विजिबल? वेट अ मिनट। सपोज करिए ये मेरे पास D ऑर्बिटल है, 5 ऑर्बिटल्स बना लेते हैं। अब मैंने यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर दिया। अब मुझे 7 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने हैं, तो मुझे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐड करना पड़ेगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐड करना पड़ेगा। अब आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन के बीच में तो रिपल्शन होती है। इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होती है? रिपल्शन। तो P क्या होती है? पेयरिंग एनर्जी। एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल में ईजिली आने नहीं देगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होती है। तो P जो आपके पास पेयरिंग एनर्जी है वो क्या रिप्रेजेंट करती है? वो रिप्रेजेंट करती है एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रॉन पेयरिंग।
मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को पेयर करने के लिए। इलेक्ट्रॉन को पेयर करने के लिए, दो इलेक्ट्रॉन्स को का पेयर बनाने के लिए मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी, और उस एनर्जी को बोलते हैं हम पेयरिंग एनर्जी। किसके अगेंस्ट देनी पड़ेगी मुझे वो एनर्जी? मुझे वो एनर्जी देनी पड़ेगी अगेंस्ट इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, क्योंकि अगर मैं पेयरिंग कराती हूँ तो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन होती है, तो मुझे ज़बरदस्ती उसको पेयर कराना पड़ेगा, और पेयर कराने के लिए मुझे क्या देनी पड़ेगी? एनर्जी। क्या देनी पड़ेगी? एनर्जी। एक केस देखिए बेटा, अगर जो स्प्लिटिंग एनर्जी है वो कम है और पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है, और एक केस आएगा जब पेयरिंग जो स्प्लिटिंग एनर्जी है वो ज़्यादा है और पेयरिंग एनर्जी कम है, तो क्या होगा वो अब हम देखते हैं। देखिए, अब मुझे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है। अगर जो मेरे डी ऑर्बिटल्स हैं उनकी स्प्लिटिंग हो चुकी है, अगर मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। Eg की एनर्जी हाई होती है और T2g की एनर्जी लो होती है। केमिस्ट्री जो है वो वर्क करती है हमेशा स्टेबिलिटी की तरफ। तो जो मेरा एक इलेक्ट्रॉन है वो कौन सी ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई करेगा? T2g को ऑक्यूपाई करेगा। प्लीज़ फॉरगेट अबाउट दिस, इसको लर्न मत करना, सिर्फ आपको सिलेबस में कॉन्फ़िगरेशन लर्न करनी है। तो जो मेरा इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्बिटल लोअर एनर्जी की ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई करेगा, हायर एनर्जी को ऑक्यूपाई क्यों करेगा? वो हायर एनर्जी से अनस्टेबिलिटी आती है और लोअर एनर्जी से क्या आती है? स्टेबिलिटी। आपको पता है इन केमिस्ट्री जनरल रूल, आई एम सेइंग जनरल, एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। जितनी कम एनर्जी उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी। अगर मेरे पास D2 कॉन्फ़िगरेशन है तो दो इलेक्ट्रॉन तो आने, वो किस ऑर्बिटल में आएंगे? T2g में। अगर मेरे पास D3 कॉन्फ़िगरेशन है, तीन इलेक्ट्रॉन ही आने हैं, और वो किस में आएंगे? T2g में बेटा। अगर मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन है तो ये कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगी, चाहे लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड हो चाहे वीक फील्ड हो। D1, D2, D3 के केस में भी कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगी, चाहे लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड हो चाहे वीक फील्ड हो। D8 में यही रहेगी सिस्टम की स्टेटमेंट। T2g में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 6, और Eg में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2। अगर मेरे पास जो कॉन्फ़िगरेशन है वो बेटा D9 है, तब भी सेम रहेगी। T2g में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 6, और Eg में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 3। अगर मेरे पास कॉन्फ़िगरेशन D10 है तब भी सेम ही रहना है, चाहे लिगेंड स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 6 T2g में, और Eg में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 4। अब प्रॉब्लम वहाँ होती है जहाँ पर हमें D4, D5, D6 और D7 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना पड़ता है। देखिए, यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे हम T2g Eg। बेटा अगर मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन है, D4 बता रहा है कि मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन। अगर मेरा जो लीगेंड है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड क्या करता है? सपोज करिए ये डी ऑर्बिटल है, इसकी एनर्जी जो है वो अभी सेम है। जैसे ही लीगेंड अप्रोच करेंगे ऑक्टाहेड्रली, एनर्जी इनकी स्प्लिट हो जाएगी ऐसे, एक बनेगा Eg और एक बनेगा T2g। अगर लीगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो ये स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी, और अगर लीगेंड वीक फील्ड है तो स्प्लिटिंग क्या होगी? कम। स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो हैंड की मूवमेंट को देखिए, स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी। अगर वीक फील्ड है तो स्प्लिटिंग क्या होगी? कम। स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड अप्रोच कर रहे हैं तो स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी। अगर स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी तो जो मेरे डेल्टा नॉट है ना, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल, वो ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू पेयरिंग एनर्जी। पेयरिंग एनर्जी कम है, यानी अगर मुझे इलेक्ट्रॉन को पेयर कराना है ज़बरदस्ती तो उसके लिए मुझे एनर्जी कम चाहिए, और जो मेरी स्प्लिटिंग एनर्जी है वो ज़्यादा है, यानी जो ये Eg है इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, और पेयरिंग के लिए जो एनर्जी चाहिए वो बहुत कम चाहिए। तो 3 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ आ गए लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में, 1, 2, 3। पर मैम फोर्थ इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? वो यहीं जाएगा, क्योंकि अब मुझे पेयर कराने के लिए एनर्जी कम चाहिए। अगर फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहाँ जाता है ना तो मेरे सिस्टम की एनर्जी ज़्यादा होती है, पर यहाँ पर जो स्प्लिटिंग एनर्जी है वो ज़्यादा है, पेयरिंग एनर्जी कम है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर होना चाहेगा। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी बेटा? T2g 4, Eg 0।
सेम D5 के केस में देखिए, अगर मेरे पास लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तब स्प्लिटिंग ज़्यादा है और पेयरिंग एनर्जी क्या है, कम। तो इलेक्ट्रॉन चुपचाप अच्छे से पेयरिंग कर लेगा ईजी में जाने की बजाय। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1 2 3 4 5। कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी आपके पास, T2G5 EG0। अगर मेरे पास वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड के केस में क्या होता है मैम, स्प्लिटिंग बहुत कम होती है। तो जो स्प्लिटिंग एनर्जी होती है वो कम होती है वीक फील्ड लिगेंड के केस में, पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है। यानी मुझे इलेक्ट्रॉन को पेयर कराने के लिए एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। भाई मुझे सिस्टम की एनर्जी कम ही रखनी है तो मैं पेयरिंग क्यों कराऊँ जब मेरी स्प्लिटिंग एनर्जी कम है। तो इस केस में क्या होगा बेटा, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं होना चाहेगा क्योंकि यहाँ पर पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है। मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी और मुझे एनर्जी चाहिए कम। मुझे सिस्टम की एनर्जी क्या रखनी है, कम। पर मेरी जो स्प्लिटिंग एनर्जी है वो कम है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। सेम अगर मेरे पास, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, T2G3 EG1। अगर मेरे पास D5 कॉन्फ़िगरेशन है और जो मेरा लिगेंड है वो कैसा लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड। लिगेंड कैसा लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड। तो होगा क्या, वीक फील्ड लिगेंड के केस में डेल्टा नॉट फिर से कम रहेगी और जो पेयरिंग है वो एनर्जी ज़्यादा है। पेयरिंग एनर्जी क्या है मैम, एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को ज़बरदस्ती पेयर कराने के लिए और वो ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो मैं क्यों दूँ एनर्जी ज़्यादा जब मेरी स्प्लिटिंग एनर्जी कम है, मैं इलेक्ट्रॉन को ईजी में भेज दूँगी। तो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, 1 2 3 4 5 और ये क्या बनेगा बेटा, T2G3 EG2। तो अगर वीक फील्ड लिगेंड है ना, पेयरिंग नहीं हो रही है, वीक फील्ड लिगेंड में पेयरिंग नहीं हो रही है, तो कैसे कॉम्प्लेक्स बनते हैं आपके पास, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो हैं इनमें पेयरिंग हो रही है, इनमें क्या हो रही है, पेयरिंग। पेयरिंग होती है तो आपके पास क्या बनते हैं, अगर पेयरिंग होती है तो आपके पास क्या बनते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। पेयरिंग में इंसान खुश नहीं रहता, तो पेयरिंग में जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो क्या बनता है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। सिंगल है इलेक्ट्रॉन तो वो खुश है, तो जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो क्या बनेगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। अब लास्ट D6 की बताएंगे आप कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। अगर लो स्पिन स्टेट है, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में डेल्टा नॉट ज़्यादा होगा P से, तो पेयरिंग के लिए मुझे एनर्जी कम देनी पड़ेगी, तो बेटर है। तो क्या कॉन्फ़िगरेशन बनेगी, 1 2 3 4 5 6। क्योंकि मैम इस वक्त स्प्लिटिंग ज़्यादा हो रही है तो जो ईजी स्टेट है उसकी एनर्जी ज़्यादा है और पेयरिंग में एनर्जी कम लग रही है, तो पेयर होना प्रेफर करेगा। कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, T2G6 EG0। सेम अगर मेरे पास वीक फील्ड लिगेंड है, मैम स्प्लिटिंग कम है और वीक फील्ड लिगेंड के केस में स्प्लिटिंग एनर्जी कम होती है, पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा होती है, तो मुझे ज़्यादा एनर्जी नहीं चाहिए। मैं क्या करूँगी, मैं इलेक्ट्रॉन को ईजी स्टेट में भेज दूँगी इस केस में। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी बेटा, 1 2 3 4 5 6 अब खत्म। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, T2G4 EG2। D7 आपके लिए होमवर्क है। थैंक यू।